अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नुमान सलीम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। व्यूवर्स, मेरी रिसेंट वीडियो जो फ्रेश मैंने अभी अपलोड की उसमें मैंने बताया था कि कनाडा रिफ्यूज़ल के ऊपर मैंने दोबारा से बात की थी कि रिकन्सिडरेशन किन बेसिस पर की जाती है और रीअप्लाई किन बेसिस पर की जाती है। तो चूंकि जनवरी और फरवरी में बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आए हैं, उन्हीं रिफ्यूज़ल्स की बेसिस पर मैंने बात की थी कि रिकन्सिडरेशन में जाना चाहिए या रीअप्लाई करना चाहिए। तो उसका फीडबैक माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। मुझे कॉल्स वगैरह आई, उसमें जो कॉल्स आई या जो क्वेरीज आई उसमें एक क्वेश्चन जो था वो बड़ा कॉमन था कि सर अगर रिकन्सिडरेशन करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, और दूसरी चीज़ ये थी कि किस पे जो है वो हमें केस अप्लाई करना चाहिए। आया हमें जीसी की पर अप्लाई करना चाहिए या हमें आईआरसीसी पर अप्लाई करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन सी बेसिस पर हमें रिफ्यूज़ल आ सकता है, और रिफ्यूज़ल जो आए हैं उनमें से कुछ मैंने रिफ्यूज़ल्स के ऊपर जो अपडेट्स हासिल की थ्रू वेब चैनल्स, और मैंने एक इमिग्रेशन लॉयर से भी बात की तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ किया कि रिफ्यूज़ल जो इस तरह इस टाइम आया है जनवरी और फरवरी में बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस होते हैं। मेरे पास एक केस आया जो कि वो सिंगापुर के रहायशी थे और सिंगापुर की मतलब नेशनल थे और दुबई में जॉब कर रहे हैं सुपरवाइजर के तौर पर, और अच्छी खासी सैलरी अर्न कर रहे हैं वहाँ पे, और 5,000 से प्लस जो है वो दिरहम सैलरी है उनकी। तो उनकी अच्छी खासी सैलरी थी जिसके ऊपर रिफ्यूज़ल बनता नहीं था, और तकरीबन 20 से 22 ममालिक में वो विज़िट कर चुके हैं, जबकि यूएसए में भी उन्होंने विज़िट किया था और यूके वगैरह में भी विज़िट किया था, यूरोप में भी विज़िट किया था। ट्रैवल हिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी थी। तो जब मैंने उनसे बात की तो उनके अभी आधे डॉक्यूमेंट्स मुझ तक पहुँचे थे और मैंने उनको कहा था कि आप रिकन्सिडरेशन कर लें। तो रिकन्सिडरेशन के बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया कि एक इमिग्रेशन लॉयर से उनकी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि उनके केस में जो सिंगापुर के नेशनल हैं उनके केस में ये सिनेरियो था कि जो कवर लेटर अटैच किया है उसमें लिंक्स जो पेस्ट किए हैं वो लिंक्स नहीं लगाने। अब जब मैंने इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स जो है वो चेक की और मैंने क्रॉस चेक किया मामलात को, और आईआरसीसी पोर्टल पर जो मुझे डिटेल्स मिली तो वो ये थी कि जब आप अपना वो कवर लेटर बनाते हैं या अपना ट्रैवल प्लान बनाते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, उसमें अगर आप कोई यूआरएल पेस्ट कर देते हैं या कोई भी किसी किस्म का भी सोशल मीडिया लिंक अटैच कर देते हैं तो वो ऑटो रिफ्यूज हो जाती है आपकी एप्लीकेशन। वो रीड होने से पहले ही आपको शिनूक सॉफ्टवेयर जो है वो खुद ऑटो रिफ्यूज कर देता है। और इससे कबल मैं बात कर भी चुका हूं कि ऑटो रिफ्यूज जो होती है एप्लीकेशन वो एआई पावर्ड नहीं होती। इसमें बेसिकली शिनूक सॉफ्टवेयर में जो कमांड्स दी गई हैं वो ये हैं कि अगर कोई भी एप्लीकेशन लिंक्स के साथ या यूआरएल्स के साथ आए तो उसको आपने हम तक नहीं पहुंचाना, डायरेक्ट उसको रिफ्यूज कर देना। अब लिंक्स क्यों नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में कमांड्स हैं कि वो समझता है सॉफ्टवेयर के हमें ये जो लिंक लगे हुए हैं ये कोई हैकिंग की ट्राई की जा रही है, तो वो यानी सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, उसमें किसी मैनुअल फंक्शंस नहीं है या किसी भी ह्यूमन मॉडल पर वो काम नहीं कर रहा। तो सॉफ्टवेयर है। उसने जब एप्लीकेशंस देखनी, यूआरएल आया तो यूआरएल में उसको ये फील होता है, यानी ये लगता है कि किसी किस्म की हैकिंग की जा रही है, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटो रिफ्यूज कर देता है। अब एप्लीकेशन में लोग क्या करते हैं, मैंने इससे पहले भी बड़े कवर लेटर्स देखे और मैंने तब भी ये पॉइंट रेज किया था कि आपके लिंक्स जो हैं वो नहीं लगाने आपने। तो वो मेरी जो डिटेल्स थी वो अब क्रॉस मैच हो गई, क्रॉस चेक हो गई, तो मुझे भी श्योरिटी हो गई इस मामला पर कि वाकई ही लिंक्स नहीं लगाने चाहिए। तो जब मैंने मज़ीद इसके बारे में स्टडी की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब आप लिंक्स लगाते हैं तो वो हैकिंग की कोई टर्म समझ के आपकी एप्लीकेशन को उड़ा दिया जाता है। अब इससे कबल जो मैंने रिफ्यूज़ल्स देखे थे और उनके जब कवर लेटर्स देखे थे तो कवर लेटर्स में क्या होता था कि ट्रैवल प्लान है वो किसी वेबसाइट पे बनाया उन्होंने, उस वेबसाइट का वो प्रोफाइल जो है ट्रैवल प्लान की वो प्रोफाइल का लिंक लगा दिया, ना कि ट्रैवल प्लान को बाकायदा तस्वीरों के साथ एलेबोरेट किया जाए, बल्कि उन्होंने खाली लिंक पेस्ट कर दिया। एक चीज़ ये होती थी। दूसरा, टिकट बुक की है, टिकट जहाँ से जिस वेबसाइट से बुक किया उसका कवर लेटर में लिंक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री कहीं पे बनाई हुई है तो आपके फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो जो पिक्चर्स पड़ी हैं, पोस्ट की हुई हैं, आप वो क्लाइंट्स क्या कहते थे कि उसका लिंक उठाया पोस्ट का, वो लगा दिया। किसी भी किस्म का आपने यूआरएल नहीं लगाना।
चाहे वो किसी वेबसाइट का है, चाहे IRCC पोर्टल का लिंक है, कोई भी लिंक आपने किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच नहीं करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि किस पोर्टल पर हमें केस अप्लाई करना चाहिए। तो केस अप्लाई करने के लिए मैं रिसेंट जो पिछले 4 महीने से मैंने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं उसके मुताबिक GCKey का रिस्पॉन्स अच्छा है, चाहे उसमें टाइम लगता है लेकिन GCKey का रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि GCKey में जो डिसीजंस आते हैं वो मैन्युअली आपकी एप्लीकेशन को कंपाइल किया जाता है, मैन्युअली ह्यूमन सोर्सेज होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं, यानी इंसानी सारा काम होता है, इंसानी हाथों से काम होता है। आपकी एप्लीकेशन को बाकायदा तौर पर उनके पेजेस को डाउनलोड किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है, फिर उसके बाद डिसीजन आपको फाइनलाइज किया जाता है आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट। लेकिन IRCC के पोर्टल पर ऐसा नहीं होता। उसमें मैं पहले बता चुका हूं कि IRCC पोर्टल का जो तरीकाकार है वो ये है कि ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम आपके डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उस एक्सट्रैक्टेड डाटा को वो शिनूक सॉफ्टवेयर के पास भेज देता है। अब शिनूक सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उसको कंपाइल करता है, एक स्प्रेडशीट बना देता है। अब स्प्रेडशीट चला जाती है वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर के पास, तो वो वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ एंड वाले जो रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स होती हैं उसकी बेसिस पर डिसीजन दे देता है। अब GCKey की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। GCKey की फाइल मेरे पास मैनुअल आई है, मैं उसका एक एक डॉक्यूमेंट रीड करूंगा और उसके बाद मैं एक डिसीजन फाइनलाइज करूंगा कि वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना। उसके ऑपोजिट देखें, उसके अगेंस्ट देखें IRCC को, तो IRCC में क्या होता है कि पहले ही प्री कंक्लूजन्स जो हैं वो शिनूक सॉफ्टवेयर की तरफ से बना दी जाती हैं। उसमें वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर आपकी एप्लीकेशंस को नहीं देखता, आपके डॉक्यूमेंटेशंस को नहीं देखता, आपके डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स जो शिनूक सॉफ्टवेयर ने कंपाइल की हैं उन डिटेल्स को वो देखता है, और जो डिसीजन नीचे प्री कंक्लूजन होती है फाइनल डिसीजन से पहले, उस कंक्लूजन के ऊपर डिसीजन ग्रांट कर देता है। अब ना तो इसमें वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर की मिस्टेक है ना आपकी मिस्टेक है, क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनकी 1-1 करोड़ प्लस बैंक स्टेटमेंट है, ट्रैवल हिस्ट्री 10 से 12 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री है। रिसेंट केस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और बैंक में क्लोजिंग बैलेंस 1 करोड़ है। रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री जो है फ्रेश 2 महीने का ट्रैवल जो है वो USA का हुआ है, और इससे कबल 10 ममालिक का ट्रैवल है। और जिन साहब का मैं केस आपके सामने रख रहा हूं उनकी फैमिली टाइज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हर ममालिक में उन्होंने फैमिली टाइज शो की। उनकी अपनी जो साहबजादी थी वो कैनेडियन नेशनल थी, उनका जो साहबजादे हैं वो अमेरिकन नेशनल हैं, वो खुद जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब जो है वो रहते हैं ज़्यादातर, तो ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी उनके पास करंटली मौजूद है। पाकिस्तान में उनके बिजनेसेस हैं तो इसलिए वो इधर ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो जब मैंने केस सारा देखा, मैंने रात को जो मुझे डिटेल्स मिली, फ्रेश डिटेल्स मिली वो कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर से, और जो वो सिंगापुर नेशनल हैं उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया। तो फिर मैंने क्रॉस चेक की डिटेल्स, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो डिटेल्स मुझ तक पहुंची हैं और जो शुबात थे मुझे कि कौन कौन सी बेसिस पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, वो शुबहात जो हैं, वो शक व शुबहात जो हैं वो इस टाइम यकीन में बदल गए। रीज़न इज़ दैट कि IRCC पोर्टल पर बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूज़ल आया है। उसमें सिर्फ 100 में से 5 एप्लीकेशंस का डिसीजन जो है वो पॉजिटिव है, बाकी 95 एप्लीकेशंस का डिसीजन जो है वो नेगेटिव है, यानी कि रिफ्यूज़ल्स हैं। सिनेरियो इज़ दैट करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। अभी मैं आपको मशवरा दूंगा कि GCKey का तरीकाकार थोड़ा पुराना है लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन GCKey का रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव एंड ही होता है उसका। और GCKey का जो पॉजिटिव एंड है वो इस बेसिस पर होता है कि आपका जो क्राइटेरिया है कनाडा विजिटर वीज़ा के अकॉर्डिंग, वो क्राइटेरिया मीट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो होल इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी बड़ी मददगार साबित होगी, और जब मुझे इन्फॉर्मेशन पहुंची तो मेरे लिए भी बड़ी हेल्पफुल थी। बेहतरी के लिए उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप केसेस अप्लाई करवाना चाहते हैं अपना, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कनाडा जाना चाहते हैं और ख़ुद फाइल प्रोसेस कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं जिसमें मैंने अपनी तमाम कनाडा रिफ्यूज़ल्स की वीडियो लगा दी हैं, और वो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। उसके अलावा कमेंट में मैं पिन कर दूंगा।
आई बटन आपको नज़र आ रहा है, आई बटन में भी आप जाके वो लिंक देख सकते हैं प्लेलिस्ट का। इसके अलावा वीडियो के एंड पर जो एंड स्क्रीन में आएगा तब भी प्लेलिस्ट वो आपको मिल जाएगी। हर जगह मैं वो प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। रिफ्यूज़ल का आपने रिकंसिडरेशन भेजना है तो वेब फॉर्म का लिंक भी नीचे मैं पेस्ट कर रहा हूं, आप उसको चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।